नमस्कार। मैं संविधान से बंधा हूं, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूं। समझदार के लिए इशारा ही काफी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी। और क्यों कह रहे हैं, इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। मेरा नाम है प्रवीण। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, ये जो लाइन जिससे हम इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, दरअसल ये शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर में अपने वोटरों को संबोधित करते हुए कहा। इसके क्या मायने हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के मायने निकाल रहे हैं। आप इसके क्या मायने निकाल रहे हैं? नमस्कार प्रवीण जी, दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, इसके कई मायने हैं। पहला मायना यह है, अगर आप निकालें, कि देखिए, बंगाल की जनता अधिकतर ये कह रही है कि आखिर अभिषेक बनर्जी को जेल क्यों नहीं भेजा गया अभी तक, ममता बनर्जी को जेल क्यों नहीं भेजा गया अब तक। तो पहला ये है मैसेज कि जो भी होगा वो संविधान के तहत होगा, उसमें कोई हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को होल्ड करते हैं। दूसरा ये है कि आप देखेंगे कि कई बार शुभेंदु जी ने इलेक्शन से पहले, इलेक्शन कैंपेन के दौरान और जीतने के बाद भी बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर बहुत ही कड़ी टिप्पणियां की थी, जिस पर ढाका से भी जवाब आया, रिस्पांस आया। और ढाका ने भी अपने तेवर जो हैं सॉफ्ट किए और ये कहा कि वो शुभेंदु जी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जिससे कि दोनों देशों के बीच संबंध खराब हो। और निश्चित रूप से ये शुभेंदु जी के पेरिफेरी के बाहर की बात है कि वो ठीक है, बांग्लादेशी घुसपैठिया वो जो भगाना है, जाना है, वो जाएंगे। लेकिन ये विदेश नीति का भी मामला है, इसलिए सीएम से ज्यादा फॉरेन मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्ट्री के लिए ये बयान देना जरूरी है, ना कि चीफ मिनिस्टर के लिए। तो ये भी संकेत है उनकी तरफ से कि जो मैं कह रहा हूं वो एक संवैधानिक पद के उसमें रहकर ही कह सकता हूं। एक बात और देखिए, मैं एक जानकारी देना चाहता हूं अपने दर्शकों को कि हमेशा से ढाका से इस आम के समय में आम जो है आता रहा है, मैंगो डिप्लोमेसी उसको कहते हैं। तो वो मैंगो डिप्लोमेसी इस बार भी जारी रही है। एक हरिभंगा आम की एक प्रजाति है, हरिभंगा। के आम के पैकेट जो है शुभेंदु जी को भी भेजे गए हैं और मोदी जी को भी भेजे हुए हैं। तो ये एक दिखाता है ढाका का कि वो भारत के साथ बेहतर संबंध बनाना चाहती है। लेकिन शुभेंदु जी के बयान की चर्चा जातीय संसद यानी जो नेशनल असेंबली है या पार्लियामेंट है बांग्लादेश की, उसमें भी काफी ज्यादा हुई है। तो इससे पाकिस्तान को फॉल प्ले करने का मौका मिलता है, सीआईए को फॉल प्ले करने का मौका मिलता है। और वैसे भी वो संवैधानिक पद पे रहने के बाद एक तरीके से ही बोला जा सकता है। ये बात शुभेंदु जी ने सही कहा, बिल्कुल सही कहा, और वो राइट ट्रैक पर है, सही दिशा में जा रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात आप देखिए, तो अभी जो वहां टीचर की बहाली होनी है प्रवीण जी, वो यूपीएससी के मॉडल पर ली जाएगी। यानी वो पहला मॉडल क्या है कि रिटन होगा, 2 चरणों में पीटी होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा। उनका मेरिटोरियस टीचर को सेलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए, जो 56 मुस्लिम जातियां थी जो जबरदस्ती ओबीसी में घुसाई गई थी ममता बनर्जी द्वारा, उनको हटा दिया गया। तो आप देखिए, वही वो कह रहे हैं कि जो करना है वो कर। ओबीसी जो एक्चुअल ओबीसी हैं, उनको ओबीसी का जो लाभ मिलता था रिजर्वेशन का, अब वो उनको मिलेगा। उनमें जो अलग से और भी लोगों को ऐड कर दिया गया था, उनको अब बाहर निकाल दिया गया है। हाँ बिल्कुल, और ऐसा नहीं कि सारे मुस्लिमों को निकाल दिया गया बाहर। जो ओबीसी डिजर्व करते हैं दूसरे भी राज्यों में, वो आज भी बंगाल के ओबीसी लिस्ट में हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि शेख, सैयद, पठान और खान को आप ओबीसी बना देंगे। ये कुछ ऐसा ही है कि ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य को जो है आप, या कायस्थ को आप ओबीसी में डाल देंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जो फॉरवर्ड कास्ट, जो अशराफ मुस्लिम थे, उनको ओबीसी में डाल दिया था वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते ममता बनर्जी ने। तो वो सब हटाया गया। एक बात और देखिए, क्योंकि देखिए मतुआ समाज में एक लंबे समय से एक उनकी पीड़ा है कि उनको एससी का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनकी नागरिकता वो है। तो उसमें सीए के तहत उनको नागरिकता बहुत जल्दी जल्दी प्रदान की जा रही है। इसलिए उन्होंने बोला है कि ये जो है, जो हमें करना है हम कर रहे हैं, और जब उनको पूरी तरह सिटीजनशिप मिलेगी तो उनको एससी का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो बहुत सारे मुद्दे जो है इसके साथ इन्वॉल्व हैं। और मुझे जी संजीव जी, एक जो इस बयान के साथ जो जोड़कर देखा जा रहा है, वो खास करके स्लॉटर हाउस को लेकर है, कि स्लॉटर हाउस को लेकर के भी ये बयान, इस बयान को जोड़ा जा रहा है
क्या स्लॉटर हाउस वाला मुद्दा इतना बड़ा है कि शुभेंदु अधिकारी के इस बयान को उससे जोड़ा जाए? देखिए वो बड़ा संवेदनशील मुद्दा है और उसके लिए कोई दूसरे कानून की जरूरत ही नहीं है। 1950 में ही वो कानून बन गया था बिल्कुल। जो गौवंश से संबंधित है और मुझे लगता है उसको सख्ती से लागू करना चाहिए और वैकल्पिक जो मीट जो भी खाते हैं मांस उसके लिए बकरे हैं या भैंस भी खाते हैं मुस्लिम समाज के लोग, तो वो खा सकते हैं। ऊंट को का कुछ छूट दे सकते हैं, तो राजस्थान से ऊंट उनको पहुंचाया जा सकता है। तो और भी बहुत सारे वो उसके लिए है, मतलब सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारी वैकल्पिक चीजें हैं उपलब्ध जो गौवंश की जगह वो यूज किया जा सकता है। तो मुझे लगता है गौवंश इतना संवेदनशील मुद्दा है और दो तरीके से देखिए, आज हम पूरी तरह से यूरिया बाहर से इंपोर्ट करते हैं और लाखों करोड़ रुपए हम विदेशी मुद्रा खर्च करते हैं। अगर हम गौवंश का संवर्धन करें, सरकार उस पर सब्सिडी दे गौवंश के लिए भी, और तो आप देखिए गोबर और गौमूत्र ये यूरिया और खाद के रूप में काम करेंगे और ये ऐसे वो है जिससे कि एक तो उसका जो अध्ययन है कि उससे कैंसर में गिरावट आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं केमिकल फर्टिलाइजर मिट्टी को बहुत खराब करते उसकी क्वालिटी को। और अगर हम गाय गोबर और गौमूत्र का उपयोग करते हैं तो मिट्टी में उर्वर शक्ति बढ़ती है, उसमें जल धारण करने की क्षमता भी बढ़ती है। इसलिए कहा जाता है कि जिस खेत में गाय का गोबर दे के खेती होती है वो अगर कोई तेज आंधी भी आती है तो फसल पूरी तरह से नहीं गिरता, तब भी फसल बच जाती। और अब क्या गल्फ नेशंस ने पिछले साल मुझे लगता है हजारों करोड़ रुपए के गोबर भारत से इंपोर्ट किए हैं। होगा तो किसी दिन प्रोग्राम करेंगे तो उसमें पूरा डाटा मैं बताऊंगा। बहुत सारे यहाँ लोग कहते हैं कि ये कोई एजेंडा है, ऐसा कुछ नहीं है, उसका एक साइंटिफिक वो है। और क्यों मुस्लिम समाज के लोग भी तो अपने खेतों में गोबर डालते हैं हाई प्रोडक्शन हाई यील्ड के लिए। इस प्रकार ऐसा भी नहीं है, मुस्लिम समाज के लोग बहुत सारे गौपालन भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि गौपालन वो नहीं करते हैं, गौपालन भी बहुतायत में करते हैं। जी बिल्कुल। तो कोई भी देखिए, एक क्या है कि बंगाल, एक बात जो वित्त मंत्री ने उनके कही, मैंने सुना वो कॉन्फ्रेंस उनका थोड़ा सा सुना मैंने, उन्होंने ये कहा कि बंगाल की जितनी भी संस्थाएं हैं उनका राजनीतिकरण बहुत ज्यादा हो गया, बहुत पॉलिटिसाइज हो गई, चाहे पुलिस हो एडमिनिस्ट्रेशन हो। तो उसको डीपॉलिटिसाइज करना, इंस्टीट्यूशन को अपने हिसाब से फंक्शन करने के लिए देना। इसीलिए आप देखेंगे कि अगर गवर्नमेंट के योजनाओं से जुड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो शुभेंदु अधिकारी जी कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं लेते हैं। देखिए आप जितने भी उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस, और एक चीज ये लेबर यूनियन का स्ट्राइक, और उसमें उन्होंने कह दिया है, कल उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था अलीपुर में, तो उन्होंने कहा कि देखिए अगर कोई 1 करोड़ रुपए का नुकसान करेगा जो गुंडा एक्ट में है तो उसको 3 करोड़ रुपए का हर्जाना भरना पड़ेगा। जेल तो जाएगा अलग है 3-4 साल के लिए। तो एक माहौल कि वहां उद्योगपति निवेश कर सके, वैसी स्थिति लग रही है। लॉ एंड ऑर्डर को सुधारना पहली प्रायोरिटी है और टीएमसी के जितने वो गुंडावाद के जो फ्लैग बेरर्स थे उन सबकी क्या दुर्दशा हुई है। मुझे लगता है शुभेंदु अधिकारी जी राइट डायरेक्शन में है और सोनार बांग्ला बनेगा। और जो सोनार बांग्ला बनेगा मैं इसलिए बताता हूं प्रवीण जी, बंगाल के पास अपना कोस्ट लाइन है। एक बंगाल तो एक समय दुनिया में सबसे ज्यादा रिच इलाका था, सबसे रिच था। वहां पे खेती बहुत अच्छी है। अब देखिए चाय से लेके अनानास तक क्या नहीं खेती होती है वहां। मछली हार्वेस्टिंग, फिशिंग बहुत जबरदस्त है। और अगर वहां पे कोई कंपनी फैक्ट्री लगाती है तो वो वहीं से अपना ट्रेड कर देगी। लेकिन बिहार के साथ वो सुविधा नहीं है, झारखंड के साथ वो सुविधा नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोस्ट लाइन नहीं है। चलिए संजीव, आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक जो दर्शक हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के जरिए देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये डिबेट कैसा लगा। मुझे और संजीव जी को दीजिए अनुमति और बने रहिए न्यूज़ों के साथ। नमस्कार।